नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आप सब लोगों का स्वागत है। पूरे देश को इस बात का इंतजार था कि देश की वित्त मंत्री जब आज आएंगी तो आने के बाद वो किन किन चीजों के बारे में बातचीत करेंगी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी 12 तारीख की रात को कहा था कि 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज उन्होंने देने का ऐलान किया है। तो सरकार की तरफ से आज जो पहले दिन जो घोषणा हुई वो एमएसएमई यानी जो मध्यम कुटीर और लघु उद्योग है उनके बारे में कैसे किया जाए, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उनकी कैसे मदद की जाए, इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत हुई है। इन तमाम चीजों बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से कह दूं कि सत्यहिंदी.com को लगातार आपका प्यार मिल रहा है। इस मौके पर भी सच कहने की हमारी हिम्मत बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़ते जाएं, हमारी मदद करते जाएं, हमारी सहायता करें। आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक, एक बटन होगा, उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। सवाल यह है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की थी 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज, यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का 10% जीडीपी, जिसको कहते हैं कि ऐतिहासिक है। यस, भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो शायद इतना बड़ा इकोनॉमिक पैकेज कभी भी नहीं दिया गया होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो शायद भारत चौथे या पांचवें नंबर पर आएगा और इनसे बहुत बड़े बड़े आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो पहले दिन का जो पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है, क्या वो वाकई में देश की अर्थव्यवस्था में कुछ मदद कर पाएंगे? जो लघु कुटीर उद्योग है उनको कुछ मदद कर पाएंगे और क्या अपेक्षा के अनुरूप है? इन तमाम मसलों बात करने के हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक आलोक जोशी, साथ ही साथ विजय त्रिवेदी जी हैं और हरजिंदर जी भी हैं। आप सब लोग देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से, वरिष्ठतम मतलब उम्र के लिहाज से नहीं बल्कि समझ के लिहाज से, आर्थिक विषयों की जानकारी के लिहाज से और खुला बोलने के लिहाज से। ये नहीं कि बोलते समय किसी और को सोच रहे होंगे, बिल्कुल ईमानदारी से बात करने वाले लोग। तो आलोक जी, जिस तरीके से आज का पैकेज अनाउंसमेंट किया गया है, करीब 1 घंटे 20 मिनट की प्रेस वार्ता रही है। मुझे तो लगा कि शायद अगर बजट ही पेश कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। क्या उम्मीद के हिसाब से था, आशा अनुरूप था? अब ये जरा कहना बहुत मुश्किल है आशुतोष। ये जो बात आप कह रहे हैं 1 घंटे 20 मिनट, दरअसल उसमें शुरू का आधे से ज्यादा हिस्सा गया भूमिका बांधने में कि हमने पिछले 6 साल में, पिछले कार्यकाल में क्या किया है, उसके बाद अब हम इस कार्यकाल के भी शुरुआती 11 महीने में क्या कर चुके हैं, उसके बाद पहुंचे वहां। और 1 घंटा 20 मिनट इसलिए भी लगा कि हर बात 2 बार हो रही थी। ये नई परंपरा शुरू हुई है, शायद अनुराग ठाकुर को काम देने के लिए कि भाई इनके पास कुछ काम रहे तो ये इधर उधर न जाएं, इसलिए ये काम सौंपा गया है, या उनके परफॉर्मेंस से प्रसन्न होकर उनको दायित्व सौंपा गया है कि हर बात जो निर्मला जी करती हैं उसके बाद वो उसका हिंदी अनुवाद करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो ऐलान किए गए हैं कई टुकड़ों में है, उसमें 15 ऐलान टोटल उन्होंने कहा है। इससे साफ साफ राहत तो दिख रही है अलग अलग सेक्टर्स को, जिनको जहां कहा जा रहा है आप देखिए तो वहां राहत दिखेगी। अभी उन उद्योगों के संगठनों से, उनके प्रतिनिधियों से बात करेंगे तो हमें बारीकी से पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना फायदा होने जा रहा है। लेकिन इसमें ज्यादातर हिस्सा ऐसा है, कुछ पैसा जरूर सरकार कहीं लगा रही है, लेकिन ज्यादातर चीजें ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट के हिस्से ज्यादा दिख रहे हैं इसमें कि कुछ पैसा यहां से वहां जाएगा, कुछ वहां से वहां जाएगा। आज इसका पैसा नहीं डूबेगा तो कल सरकार का पैसा डूबेगा। अगर आप जैसे स्ट्रेस्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं, कंपनी मुसीबत में है, उसको राहत दी जा रही है, मदद दी जा रही है, अच्छी बात है। 6 महीने तक सरकार पीएफ का पैसा भरेगी। ये वाली जो छोटे छोटे कदम है तो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मेरा पीएफ का पैसा 12% की बजाय कट के 10% कर दिया जाएगा, ये आज बहुत सारे लोगों को खुशी दे सकता है कि कुछ पैसा फालतू मिल गया खर्चा करने के लिए। लेकिन ये आप किसी के भविष्य पर डाका डालकर उसको आज खर्चा करने के लिए पैसा दे रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। इसी तरह रियल स्टेट में तमाम जो छूट दी जा रही है वो आज हो सकता है प्रोजेक्ट के लिहाज से किसी बिल्डर को लग रहा है कि वो फंसा हुआ है, उसको छूट दे दी, 6 महीने तक तारीखें बढ़ गई। लेकिन जिस देश में लाखों लोग अपने अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, आप जहां बैठे हैं नोएडा में, आपके आसपास तो पता नहीं कितने भूतिया अपार्टमेंट खड़े हैं आधे बने हुए, वहां किसी भी नाम पर इस तरह की छूट का देना कितना जायज है? अभी इस पर मुझे लगता है कि इससे मुश्किलें कुछ और नई खड़ी हो सकती हैं। हालांकि ये जानबूझकर
बदनीयती से किए गए फैसले नहीं है, लेकिन इनसे अगर कोई गड़बड़ी पैदा होगी वो फिर कैसे मैनेज होगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सवाल हमेशा खड़ा होगा। जो सैलरीड क्लास है उसको हमेशा इस बात की चिंता होती है कि हमारा जो ईपीएफ था वो 12.5% से कट के अब 10% जो अगर हो जाएगा और हमारे पास टेक अवे ज्यादा होगा, तो जो भविष्य के बारे में सोचते हैं जरूर उनको लगेगा यार ये पैसा अगर भविष्य में मिलता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता, अभी मिलेगा तो शायद उड़ जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल मुझे लगता है वो ये है कि जो एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन देने की बात की गई है, क्या आपको लगता है कि जीएसटी के बाद जिस तरीके से एमएसएमई की, लघु कुटीर उद्योगों की जो कमर टूट गई थी और ये कहा जा रहा था कि अब दरअसल हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में कारखाने और फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, क्या उसमें जान आ पाएगी? क्योंकि अगर उसमें जान नहीं आ पाएगी तो जो बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, जो हमारी आर्थिक एक्टिविटी पूरी तरीके से बंद हो गई है, क्या इस 3 लाख करोड़ की वजह से उसमें कुछ जान आएगी या नहीं आएगी? आलोक। अब मुझे लगता है देखिए, ये इस तरफ से, एक तरफ से समस्या का हल करने का प्रयास हुआ है, ये पैसा देने से उसमें जान आने की बड़ी भारी संभावना खड़ी हो गई। लेकिन अब क्योंकि ये किश्तों में अनाउंसमेंट आ रहे हैं, एक टुकड़ा आज आया है, कल आएगा, एक परसों आएगा, तो हम जब तक पूरी तस्वीर नहीं देख लें ये कहना मुश्किल है कि ये किस हद तक कारगर होगा। लेकिन ये बात सही है कि जो कारोबार अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, उनको एक बड़ी राहत मिली है। ये राहत जरूर उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह साबित होगी। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जो मैं बनाऊंगा उसको खरीदेगा कौन, वो खरीदार तक पहुंचेगा कौन? जो प्रधानमंत्री की बातचीत में डिमांड और सप्लाई चेन और सिस्टम, 3 चीजों की बातें थी, वो भी बातें जब खुल के सामने आ जाएंगी तब मेरा ख्याल है पूरी तस्वीर हम बना पाएंगे। ये हिस्सा यहां तक बिल्कुल सही है कि एक बुरी तरह मार खाया हुआ व्यक्ति पड़ा है, आपने उसको एक लाठी पकड़ा दी, खड़ा कर दिया, ये सहारा दे दिया कि हाँ यहां से आप आगे चल सकते हैं। लेकिन आगे रास्ते में जो गड्ढे हैं, क्या उनको भर रहे हैं या उसको गाड़ी पे बैठाने का इंतजाम कर रहे हैं, ये देखना अभी बाकी है। बिल्कुल। हरजिंदर जी, आपको क्या लगता है? आलोक जी अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल है, थोड़ा सा संशयवादी है और उनको लगता है कि जब पूरी डिटेलिंग हमारे पास आ जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बजट में बड़ी बड़ी बातें कह दी जाती हैं लेकिन जब पेपर्स आते हैं उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स जब जाते हैं तो पता चलता है वहां तो कुछ और ही हो गया, तो जो कहा गया था दरअसल वो हुआ नहीं। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल इसी बात को लेकर यह है कि पहले डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद जीएसटी, तो जो जिस सेक्टर की सबसे ज्यादा कमर टूटी, आप क्या आलोक जी की राय से सहमत है या आपको लगता है कि ये जो है ये पर्याप्त नहीं है या पर्याप्त है और बेहतर करेगा? मुझे अभी इसकी जितनी डिटेल आई है उसमें बहुत सारे शक हैं। ये है कि ये सिर्फ आर्थिक पैकेज नहीं है, ये इसके साथ इन्होंने रिफॉर्म पैकेज भी है। जैसे इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी है सबकी, सबको एक खुली छूट दे दी है। दूसरा ये कि जैसे इन्होंने ग्लोबल टेंडर 2000 करोड़ से ऊपर के, 200 करोड़ से ऊपर के जो वो हैं उसमें ग्लोबल टेंडर नहीं हो सकेंगे, तो ये सब रिफॉर्म भी है साथ। इसका फायदा निश्चित रूप से कुछ इंडस्ट्रीज को मिलेगा, उस इंडस्ट्रीज को मिलेगा जो थोड़ा आकार बड़ा होने की वजह से अब उस परिभाषा में नहीं आती, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो आलोक कह रहे हैं, मैं उससे, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि नोएडा में अगर आप जाएं सेक्टर 63 में, 62 में बहुत सारी मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। उनको ऑर्डर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो निर्यात कर पाने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे, उनके पास उनके खरीदार होंगे, ये बहुत सारे इफ एंड बट्स लगे हुए हैं। एक लेवल पे तो ये है। दूसरे लेवल पे ये है कि जो आर्थिक मदद है उसका इस्तेमाल किस लिए होगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करेंगे या अपना जो पुराना घाटा है या जो अपना पुराने कर्ज हैं उसको निपटाने के लिए करेंगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी क्लियर नहीं होंगी, आगे जाके क्लियर होंगी, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि बाजार किस हद तक खुलता है और किस हद तक उनके माल की डिमांड जनरेट होती है। बिल्कुल। हरजिंदर ने जो बात कही है कि भाई ये थोड़ा रिफॉर्म भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा चेंज की गई है। पहले इन्वेस्टमेंट लिमिट जो था वो 25 लाख था, अब उसको 1 करोड़ करने की बात की गई। टर्नओवर 5 करोड़, यानी जो एमएसएमई जो पहले छोटे स्तर पर था उसको बड़े स्तर पर कर दिया गया है। लेकिन उसको एमएसएमई के जो तमाम फायदे मिल सकते थे कानूनी तौर पर और दूसरे नियमों के तौर पर, वो एज इट इज उसको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो ग्लोबल टेंडर में वो पहले हिस्सा नहीं ले पाता, अब ये कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए तक जो है अब ग्लोबल टेंडर जो होगा और उसमें एमएसएमई जो है वो कंपीट करेगा और बाकी लोग कंपीट नहीं करेंगे। तो ये कुछ नई चीजें जरूर इसमें है। लेकिन विजय जी, जो मेरा ये कहना था कि जब वित्त मंत्री जी आती हैं
पहले तो वह यही गिनाना शुरू कर दिया कि 2014 से लेकर 2019 तक हमने इतना इतना रिफॉर्म कर दिया। अब जब रिफॉर्म आपने कर दिया है तब आप आत्मनिर्भर अभियान क्यों शुरू कर रहे हैं? क्या ये माना जाए कि 2014 से 2019 तक भारत आत्मनिर्भर नहीं था और अब आत्मनिर्भर होने की नई कहानी शुरू की जाएगी? तो क्या चक्कर है? मैं तो ये मान के चला था कि मोदी जी जब से आए उसके बाद से देश आत्मनिर्भर हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, विश्वगुरु बन गया है। तो अब ये नए सिरे से आत्मनिर्भरता की शुरुआत क्यों है और ये रिफॉर्म गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है तो उसकी पहला काम ये होता है कि जो उन्होंने कर दिया है उसको तो गिना ही, क्योंकि वो एक ऐसा मौका है कि आप आधा घंटा सुनना चाहेंगे ही, ना सुनना चाहें तब भी सुनना ही पड़ेगा कि क्या क्या किया गया। आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश की गई, जो बात आप बार बार कर रहे हैं, वो कुछ हद तक हुई होगी, कुछ हद तक नहीं हुई होगी। एमएसएमई को लेकर जो जहां तक आज जो बात की, कल भी हम चर्चा कर रहे थे इस पर कि प्रधानमंत्री के पूरे 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में से 3 लाख करोड़ पर इसलिए काम किया गया क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो परेशान था, कमजोर था, जिसकी संकट हो रहा था, कमर टूटी हुई थी। मुझे याद आ रहा है कि बजट से पहले एक यूके सिन्हा कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने भी करीब करीब यही रिकमेंडेशंस दी थी भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को, कि एमएसएमई को सुधार करने के लिए, उसे ताकत देने के लिए ये काम किए जाने चाहिए। उस पर वो काम नहीं हुए, अब ये काम हुए हैं तो भी बेहतर बात है। जो हरजिंदर कह रहे हैं कि रिफॉर्म किया गया है, तो ये रिफॉर्म करना भी एक बेहतर बात है कि आप ऐसे संकट के समय में भी रिफॉर्म करके उनको मजबूती दे रहे हैं। 200 करोड़ तक का ग्लोबल टेंडर मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए। जो बात हम लोग कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या जो घर बनाने वाले लोग हैं, ठेकेदार हैं, उनको बिल्डर्स को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, वो भी साफ है। अभी 3 महीने करीब ये निकल ही गए हैं, लॉकडाउन पे 55 दिन निकल गए हैं, मजदूर वापस लौटेंगे, तो 6 महीने का एक्सटेंशन जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं घर, उनके लिए तो मुश्किल होगा ही, समय पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि अभी तो 6 महीने लगेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को शुरू होने के, घर से बनने के काम को, तो उसका वो ठीक है। लेकिन एक बात और बारीक बात है कि ये जो एमएसएमई का जो पूरा सेक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी का कमोबेश वोट बैंक भी है जी। तो वो वोट बैंक को ध्यान रखा गया है इंडस्ट्री के तौर पर भी और एम्प्लॉय के तौर पर भी। तो सबसे पहले इस पर किया गया और ज्यादातर चीजें पॉजिटिव की गई, रिफॉर्म किया गया। तो जो आप हमेशा कहते हैं कि वो चुनावी भाषण है, तो चुनावी भाषण की जो शुरुआत है, भाषण के अलावा उसका गिफ्ट भी उसमें दिया है प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री ने जी। एक चीज जो मुझे विजय जी मैं आप आलोक से पूछूं उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में आजकल चर्चा ये हो रही कि भाई बीसी और एडी यानी बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना, अब ये, लेकिन जो आज की जो घोषणा है, क्या आपको लगता है कि ये इस चीज को ध्यान में रखकर किया गया है कि कोरोना संकट के बाद से हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदलेगी और उसमें उसका जो आर्थिक तंत्र होना चाहिए, उसके जो आर्थिक नियमावली होनी चाहिए, क्या वो उसमें फिट बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते हैं? कम से कम वो कोशिश जरूर की गई है बीसी और एसी की, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। और जो बात इसको आफ्टर कोरोना का क्या मंत्र है जो प्रधानमंत्री ने बात कही, सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भर होने की, तो वो आत्मनिर्भर और लोकल टू वोकल एंड लोकल टू ग्लोबल का जो मंत्र दिया था उन्होंने, जो नारा दिया था, उस नारे पर ही एग्जीक्यूशन का काम एमएसएमई के प्रोजेक्ट में किया गया है, रिलीफ में या रिफॉर्म में, जो भी आप कह रहे हैं, उसमें ये काम किया गया है। और आफ्टर कोरोना का मतलब यह है कि हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और अपनी जो इंडस्ट्री है उसको, अपने प्रोडक्ट्स को मजबूत करना पड़ेगा। इसी को फोकस करके ये किया गया। कितना हो पाएगा, कितना नहीं होगा, जैसे आप लोग भी चिंता कर रहे हैं कि वो काम में पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, वो कंपनियां उसका हटेगा, और सरकार को यदि घाटा होगा, ये संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि आज जो रिलीफ दिया जा रहा है वो कंपनियां वो पैसा ना लौटाएं, सरकार को घाटा होगा, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री खड़ी हो सकेंगी, ऐसा है। एनपीए का कहानी आप जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो वहां पर एनपीए का इतना बड़ा पहाड़ है कि उसका चर्चा करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। आलोक जी, मैं आपसे सवाल पूछने के पहले मैं एक चीज की तरफ मैं ध्यान दिला, की आवाज नहीं आ रही है। वोकल, ग्लोकल, ग्लोबल, इन तमाम ये सवाल आपको दोबारा पूछना पड़ेगा, ये आवाज आई नहीं चल रही। मेरा सवाल ये है कि आज जो वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीजें कहते कहते उन्होंने कहा कि भाई ये आइसोलेशनिस्ट नहीं होगा इंडिया। लेकिन अगर आप अंतरराष्ट्रीय पूरे मार्केट बाजार को, इकोनॉमी को अगर आप देख रहे हैं तो लगभग सारे देश जो हैं इस वक्त तो अपनी अपनी ठीहों के अंदर घुसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारी इंडस्ट्री ज्यादा महत्वपूर्ण, चाइना का अपना है। उस संदर्भ में जो ये कहा गया है कि भाई हमें
ग्लोबल की जगह अब लोकल होना है। तो क्या ऐसी स्थिति पहुंचती जा रही जहां हम वाकई में हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाएगा? जो बाहर के ब्रांड्स हैं उसको हम संदेश दरअसल दे रहे हैं कि अब आपको यहां जरूरत नहीं है, अब आप यहां से निकल लो। क्या ये वाकई में अच्छा संदेश है या इसमें भी कुछ गड़बड़ नजर आएगा? ये देखिए, एक तरह से तो ये आप जब बीसी और एसी अभी आपने कहा, बिफोर कोरोना आफ्टर कोरोना दुनिया इस हिस्से में बंटने वाली है, तो उसमें जैसे हम और आप अपने अपने घरों में बंद हैं, अब हम सब कुछ घर बैठ के कर रहे हैं, तो जाहिर है दुनिया भी इस अंदाज में चलेगी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत मुश्किल हो जाएगा, आना जाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे समझदारी का काम यही है कि आदमी गांव के अंदर ही सारा कारोबार पुराने ग्राम स्वराज परंपरा में जाए और सब कुछ एक ही जगह खड़ा करे। इसीलिए लोकल को वोकल बनाएं, इसमें कोई हर्जा नुकसान नहीं है। लेकिन इसके साथ हम आइसोलेट नहीं होने देंगे, ये प्रश्न उठाना जरा चकित करता है। और ये जो टेंडर की बात हो रही है कि हम ग्लोबल टेंडर नहीं निकालेंगे 200 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स में, ये आज हमें अच्छा लग सकता है। जैसा विजय जी ने कहा, उस समय मैंने हाथ भी उठाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोटर वर्ग है। मेरा ख्याल है कि यह भारतीय जनता पार्टी का वोटर वर्ग था, एक वक्त था जब बीजेपी या इसकी पूर्ववर्ती जनसंघ ब्राह्मण बनिया पार्टी कहलाती थी। लेकिन अब सबका साथ सबका विकास जिस अंदाज में देश में इनका बेस बढ़ गया है, उसमें ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इसके साथ समस्याएं खड़ी होती बहुत सारी दिख रही हैं। आप मुझे डेविल्स एडवोकेट कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी बात में भी तुम मिनमेट निकाल रहे हो, लेकिन ये जो बिना रेहन के कर्ज दिया जाएगा 3 लाख करोड़ रुपया, कोलेटरल फ्री लोन, इसमें कोई कायदा कानून नहीं होना है, आप एप्लीकेशन दीजिए, लोन ले जाइए। दूसरा जो है 45 लाख यूनिट्स को लाभ होगा, इसमें कहा जा रहा है। दूसरा है जो कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन, इसके बाद स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए एक सबऑर्डिनेट डेट प्रोविजन किया जा रहा है, जो स्कीम लाई जा रही है, जिसमें एनपीए जो एनपीए हैं उनको भी कर्ज मिल जाएगा, और जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई हैं यानी जो कर्ज में दबे हुए हैं उनको भी नया कर्ज मिल जाएगा। नियत मैंने पहले भी कहा बहुत अच्छी बात है। आप हो सकता है आदमी मजबूरी में फंस गया है तो उसको सहारा दिए जाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ये फिर सब कुछ मिलाकर हम वापस एक उस परिस्थिति में न खड़े हो जाएं कि फलाना लेकर भाग गया, फलाना डूब गया, पता नहीं कहां गया। और जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में वर्षों होता रहा है, ये इलाके के नेता ने जिसको चाहा लोन दिला दिया, और इस वक्त क्योंकि भारत सरकार ने छूट दे रखी है, हरी झंडी है, जैसे चाहो दो, तो चिंता किस बात की है। बिल्कुल हरजिंदर जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जिस क्लैरिटी की जरूरत इस वक्त भारत को होनी चाहिए अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की, उस क्लैरिटी का अभाव नजर आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोकल की बात करने लगते हैं और उसके अगले ही दिन हमें सुनने में आता है कि जो हमारी पैरामिलिट्री की कैंटीन है वहां सिर्फ देशी उत्पाद ही रहेंगे, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि हम विदेशी ब्रांड्स को, विदेशी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को हम संदेश दे रहे हैं कि भैया अब आपकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब उनके उत्पाद यहाँ बिकेंगे ही नहीं या उनके उत्पादों को प्रेफरेंस ही नहीं दिया जाएगा तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा क्यों और फॉरेन की कंपनियां पैसा क्यों लगाएंगी? ये फिर उसी तरीके से जो प्री 1991 सिचुएशन की तरफ क्या जाती हुई लग रही है या मेरी खाम ख्याली है ये? नहीं, इसमें दो खतरे तो दिख रहे हैं। एक खतरा ये लग रहा है कहीं हम प्रोटेक्शनिज्म की ओर तो नहीं जा रहे हैं फिर से, कि हम चीजों को, कुछ घरेलू चीजों को प्रोटेक्ट करें। एक लेवल पे ये है। दूसरे लेवल पे मैं ये देख रहा हूँ कि ये उस नैरेटिव को मजबूत कर रहा है जो इन दिनों चल रहा है कि चीन के माल का बहिष्कार करो, या चीन का विशेष रूप से, तो ये उस नैरेटिव को भी मजबूत कर रहा है। अब इसके पीछे सरकार की लॉन्ग टर्म मंशा क्या है, सरकार क्या सोच रही है? अब जैसे वोकल फॉर लोकल, ये जो नारा है, ये अभी तक की जो फिलॉसफी है ये उसके बिल्कुल उल्टा है। अभी तक की फिलॉसफी ये है कि लोकल को ग्लोबल बनना होगा अपनी क्वालिटी में, अपनी पैकेजिंग में, और अब ये नहीं है। अब तो उसको वोकल बना के उसको जो है मजबूत बनाना है। ये एक नई तरह की फिलॉसफी आ गई है, तो ये कई तरह की चिंताएं भी पैदा करती है। बिल्कुल, आपने जो कहा, एक छोटा सा एक लाइन में आशु बीच में जोड़ना चाहता हूँ कि ये चीन वाली जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ हम ये दावा कर रहे हैं, ये अरमान हमारे हैं कि चीन खाली होगा, चीन की जगह खाली होगी और हम चीन की जगह पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कब्जा करेंगे। दूसरी तरफ हम उसको लेकर क्लैरिटी नहीं ला रहे हैं। इसके लिए तो बहुत साफ क्लीन दिमाग की और उतनी ही साफ इबारत लिखे जाने की जरूरत होगी, जो हमें अभी तो नहीं दिख रहा है।
नहीं दिखती। विजय जी, ये सवाल तो मैंने बहुत देर से आपके लिए बचा के रखा हुआ है। मैं हरजिंदर जी से पूछते पूछते रह गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो विजय जी से ही पूछूंगा। सवाल मेरा ये कि पिछले दिनों आपने देखा कि भारतीय जनता आरएसएस के दो संगठन, एक तो भारतीय मजदूर संघ, जिसने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं लेबर रिफॉर्म के साथ साथ, तो वो एक तरीके का, वो अपने आप में एक तरीके का जो है, वो एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि एक वो धमकी भी सरकार को है। दूसरी तरफ स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपने लेवल पे आरोग्य को लेकर धमकी दी है। तो क्या ये आरएसएस फिर से महत्वपूर्ण होता जा रहा है और कहीं कोई दरार दिख रही है, या आर्थिक स्तर पर, विजन के स्तर पर कहीं कोई कंफ्यूजन नजर आ रही जो सरकार को नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखिए, दो बातें हैं। आरएसएस मजबूत फिर से होता जा रहा है, नहीं हो रहा है दरार, ये हम ही लोग देखते हैं। आरएसएस की जितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो उनके बिना नहीं चल सकते। इसमें बीजेपी को और आरएसएस को दोनों को कंफ्यूजन नहीं है, हम लोगों के अलावा। पहली, प्रधानमंत्री जी भी, वित्त मंत्री जी भी, सरकार में जो बैठे लोग हैं वो सब बात को समझते हैं, बार बार इस पर चर्चा होती है। स्वदेशी जागरण मंच और जो दूसरे संगठन है, उनकी नाराजगी का हर्ष आपने 2004 में देखा था कि जब वाजपेयी को जाना पड़ा था और संघ ने कहा था कि वाजपेयी सरकार जाए तो जाए। लेकिन इस समय मोहन भागवत जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छा रैपो है, लेकिन अपनी बात कहने में संघ कभी नहीं चूकता, पहली बात। तो इसलिए दरार नहीं है, लेकिन वो अपनी बात कहते ही हैं, किसी भी स्तर पर चाहे सामने कह देते हैं, कई बार पीछे से कहते हैं। जब सामने नहीं कहते तब भी वो पीछे से अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं। विजय जी, क्या आर्थिक नीतियों पर असर पड़ेगा क्या सरकार की? जो भी लोग सरकार के साथ हैं उनकी बात को सरकार सुनेगी ही। सरकार तो आपकी बात भी सुनती है, आलोक जी की बात सुनती है, संघ की बात क्यों नहीं सुनेगी? तो इसमें कोई बात ही नहीं है। आर्थिक नीति नहीं, कोई भी नीति हो, उस पर उनका असर दिखाई देगा ही। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि ये क्लैरिटी नहीं है, तो एक बात समझनी चाहिए कि जब भी कोई आदमी घर में भी बीमार होता है तो पहले हम उसका ध्यान रखते हैं। बीमार आदमी को खड़ा करना हमारी प्रायोरिटी होती है। तो एमएसएमईज को या हमारी इंडस्ट्री को खड़ा करना हमारी प्रायोरिटी। इसका मतलब मैं नहीं समझ रहा कि अब विदेशी ब्रांड्स और विदेशी कंपनियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी, लेकिन आज उसे मजबूती देने की जरूरत है। तो एमएसएमई पे काम किया जा रहा है। लोकल के लिए वोकल होने की बात, लोकल को ग्लोबल बनाने की बात, ये उस इंडस्ट्री को अपने को ताकत देने की बात है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब भारत केवल जो है 1940 और 50 के ग्राम स्वराज का, जैसा आलोक जी कह रहे हैं, वही होगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इसे खड़ा करने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है, ऐसा सरकार समझती है। ऐसा सरकार समझती है। वैसे तो हम सब लोग तो विद्वान लोग हैं और अपने आप को विद्वान समझते भी हैं, लेकिन अक्सर विद्वान लोग गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि जो जमीन की राजनीति करता है उसको जमीन की पकड़ ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है, हमें बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि संकट के समय में अगर सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में बात करती है और उसको वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती है और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश करती है और कोविड और लॉकडाउन और कोरोना से लड़ने का प्रयास करती है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त सरकार को जरूर दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो हमें अभी खटक रही हो, लेकिन बाद में वो कुछ और उसमें नजर आए। तो फिलहाल इसी मोड़ पर हम आज की इस बातचीत को खत्म करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जोशी का भी और विजय त्रिवेदी और हरजिंदर जी का। सत्यहिंदी.com को लगातार देखते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। हमारे YouTube पर भी हमको फॉलो करते रहिए और Facebook पर भी, और दूसरे और जगहों पर भी मौका मिले तो छोड़िएगा मत। और साथ ही साथ जो हमारा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक है उसको भी क्लिक करके हमारी मदद करिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें